हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है एकम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे हम। ठीक है ना। नीट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पिछले 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं हम इसमें। तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उससे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं इसमें। ठीक है। तो ये क्या आपका ट्रेंड एनालिसिस है कि किस टॉपिक से मेजरली इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप टॉपिक का देखोगे तो मेन टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें आपका है डी डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है। इससे आप देखो 2020 में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है ना। जो इसका सब टॉपिक है कैटालिटिक एक्टिविटीज, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। और इसी तरह 2018 में भी एक वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। फिर अगर हम इसका जो सेकंड टॉपिक है वो कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें सब टॉपिक आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। इससे भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। और जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो इसमें जो सब टॉपिक है वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनाइड्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2017 और 16 में। तो इसे मेजरली ये देखा गया है कि 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं जनरली आपके एग्जाम में, नीट में। ठीक है ना। तो चलिए अब हम आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इससे कर लेंगे, और बाकी के जो 2 टॉपिक हो नेक्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हो जाएंगे। ठीक है। और ये क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। इस टॉपिक से है क्वेश्चन। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। हमें इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है, उसको टिक करना है। फर्स्ट है द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। ऑप्शन बी है interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon or nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal. Option C है the oxidation states of chromium in CrO4 2 negative and Cr2O7 2 negative are not the same. Option D is Cr2 D4 is a stronger reducing agent than Fe2 plus D6 in water। 4 ऑप्शन दिए गए आपको, है ना। तो इन 4 ऑप्शन को पढ़ के आपने समझ ही लिया होगा। तो आपको क्या पता है जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या है। अपने जो भी उनके कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी वो किसकी वजह से होती है कि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। इस वजह से तो होती है कि ये क्या कर पाते हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना। और इसी वजह से क्या है, ढेर सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये तो सही है, लेकिन हमें क्या यहाँ पे क्या बताना है, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फाउंड बाय स्मॉल एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ये क्या है, इंटरस्टिशियल साइट्स में या क्रिस्टल लैटिसेज में ट्रैप्ड रहते हैं। तो ये भी सही हो गया। अब क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2 नेगेटिव एंड Cr2O7 2 नेगेटिव आर नॉट द सेम, है ना। तो अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो इन दोनों के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आने वाली है, +6 +6, है ना। चाहो तो ऐसे करके देख लो। जैसे क्रोमियम का हम क्या लेंगे, एक्स, क्रोमियम का हम एक्स लेंगे, +4 × -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का चार्ज है। तो x-8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 +8 +6, है ना। इसमें +6 आ गया। ऐसे Cr2O7 के केस में भी जब आप करोगे Cr2O7 के लिए तो क्या हो जाएगा, 2x, है ना। क्रोमियम का हमें पता है, नहीं, इसका पता कर रहे हैं। +7 × -2 इक्वल टू -2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2x -14 इक्वल टू -2, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +12। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6। तो दोनों में क्या रहा है, 6। तो ये भी सही है। तो अब लास्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा या करेक्ट नहीं है।
आगे क्या है देख लो कि क्रोमियम 2+D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+D6 इन वाटर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो Fe2+ है, Fe2+ आयन, Fe2+ आयन अगर वो क्या है एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो क्या बना लेगा Fe3+, और Fe3+ में वो क्या हो जाएगा D5 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो ये तो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, तो ये क्या है इस तरह से। अब तो ये क्या है इससे Fe2+ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन कंपैरिजन टू क्रोमियम 2+, है ना। तो यही हमारा क्या है इनकरेक्ट था, तो ये यहाँ पर यही चूज करना था हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस। ठीक है, तो कैटलिस्ट दिए हुए हैं और यहाँ पे प्रोसेस दिए हुए हैं सामने वाले ऑप्शन में, हमें चुनना है कि कौन सा इनमें से मैच कर रहा है। तो जैसे क्या है V2O5, V2O5 कैटलिस्ट दिया हुआ है, ये TiCl4+AlCH3 का होल थ्राइस, EdCl2 और निकल कॉम्प्लेक्सेज। तो अगर आपको पता होगा ये क्या है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। ये क्या है, ये तो जिगलर नाइटर कैटलिस्ट होता है, ये क्या है वेकर प्रोसेस में यूज करने वाला कैटलिस्ट है ये हमारा, है ना। और आइए चलो प्रोसेस भी पढ़ लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल, बी है पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, सी है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, और डी है पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो ये जो वेनेडियम पेंटॉक्साइड है किसके काम में आती है, ये सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडेशन करा के उसको किस काम बनाने में आती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में आती है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड करके किस मैन्युफैक्चर में काम आती है, H2SO4 बनाने में। तो जो फर्स्ट है वो तो किससे मैच कर जाएगा, वो सी से मैच कर जाएगा। ठीक है, सी लिख लेते हैं उसके सामने। अब ये तो आपको पता है जिगलर नाइटर कैटलिस्ट होता है, तो आपने पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पर इसका बारे में थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, है ना। तो ये किस काम में आता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, है ना। इथाइन का पॉलीमराइजेशन करके पॉलीथाइन वगैरह बनाने में काम आता है ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी मैच कर जाएगा इसके साथ। ठीक है, ऑप्शन डी मैच कर जाएगा सेकंड वाले ऑप्शन के साथ। अब ये क्या है वैकर प्रोसेस में यूज होने वाला कैटलिस्ट है, तो वैकर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमारा इथाइन होता है, इथाइन इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं किसमें, इथेनॉल में। तो इसमें क्या मैच कर जाएगा ए। और निकल कॉम्प्लेक्सेज, निकल कॉम्प्लेक्सेज में क्या करते हैं, निकल कॉम्प्लेक्सेज हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस करने के काम आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर सारे ऑप्शन नहीं भी पता है तब भी हम कर सकते हैं, जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड किस काम में आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, और जिगलर नाइटर कैटलिस्ट हमारा पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन में यूज होता है। तो इनसे भी आप सॉर्ट आउट कर सकते थे। जैसे आप देखो ऑप्शन ए में तो फर्स्ट का तो सी के साथ मैच कर गया, और सेकंड का आपका ए के साथ मैच कर रहा रखा है इसमें, ठीक है ना। तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर देखो अच्छा ऑप्शन बी में क्या, फर्स्ट का सी, पहले तो फर्स्ट का ही देख लो, तो दो ऑप्शन थे, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का सी। अब सेकंड भी हमें पता था, सेकंड किसके साथ मैच करना चाहिए, डी के साथ। तो सेकंड इस वाले में किसके साथ, ए के साथ मैच कर रहा था, इसमें डी के साथ, है ना। तो ये ऐसे करके भी आप कर सकते थे, और बाकी हमने तो सारी देख ली, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए जैसे मैंने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कराए थे क्वेश्चंस, तो उसमें बताया था कि डी ट्रांजिशन या पैरामैग्नेटिज्म शो करने के लिए क्या जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम देखेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। हमने सिर्फ क्या चेक करना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो क्या शो करेगा, वो तो एक तो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि हमें पता है म्यू स्पिन इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट एन, n+2 बोर मैग्नेटॉन, है ना। और एन क्या होता है यहाँ पर, एन होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इसके मदद से हम देख सकते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म में होगा। और डी ट्रांजिशन भी तभी होगा कि जब उसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे,
तो वो क्या करेगा, ऐसे करके मान लो T2G सबसेल से EG सबसेल में जंप कर जाएगा, है ना, जब एनर्जी उसको प्रोवाइड होगी कहीं से। तो इस तरह से हमें सिर्फ ये देखना है यहाँ इस क्वेश्चन को करते हो कि क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो हमारे कॉम्प्लेक्सिटी हो या नहीं, है ना, ये लॉजिक रहने वाला है इस क्वेश्चन का। तो अगर आप इसके लिए देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +6, है ना, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने यही कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इसके लिए भी क्या आ जाएगी, +6। इसके लिए क्या आ जाएगी, इसके लिए आ जाएगी आपकी +6, है ना। देखो क्या है, इस पे करोगे तो सेम है ना, ये भी ऐसे ही था। तो x हो जाएगी मैग्नीज के लिए, और यहाँ से 4 इंटू -2 -8 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है, -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 + 8 इक्वल टू +6, है ना। और यहाँ पे करोगे तो एक ही माइनस चार्ज था, तो उधर जाके क्या बनने वाला है, +7। तो कुछ इस तरह से आ गया है। अब अगर आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी क्रोमियम की, तो क्रोमियम के पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d5 4s1, ये है। अब इसमें का 6+ का क्या मतलब है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए गए। अब ये क्या हो गया, 3d0 4s0, है ना। सबसे अच्छा तरीका तो ये कि आपको डायरेक्ट ये पता हो कि ये किस ग्रुप का मेंबर है ना। जैसे हमारे जो सीरीज स्टार्ट होते हैं डी, जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 3, है ना, थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है वो, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है वो, 12 तक जाता है ना, 12 तक जाता है, 12th ग्रुप तक चला जाता है वो, ठीक है। तो 12th ग्रुप तक जाता है वो, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे ही पता हो तो आपको पता हो ये ग्रुप 6 का मेंबर है। तो इसमें क्या होंगे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए। तो अगर आपने टोटल 6 के 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रह जाएगा। ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, D0, ये भी कैसी हो जाएगी, D0। और मैग्नीज क्या इसमें होता है, 7th ग्रुप में होता है। अगर वैसे आपको नहीं पता है ग्रुप का तो आप ऐसे देख लो कि ये क्या लिखते हो आप, 3d5 4s2, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 7 के 7 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए इसमें से, है ना, 7 के 7 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए, तो ये भी क्या हो गया, D0। अब इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, D1 वाला केस बन जाएगा। तो एक वही एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वही क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक होने के साथ साथ ये ट्रांजिशन भी शो कर पाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन से एनर्जी मिलने पर जंप कर सकता है और डी ट्रांजिशन शो कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटॉन इज गिवन बाई, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटॉन इज गिवन बाई, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ आपको, टाइटेनियम 3+, क्रोमियम 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए मैंने आपको बताया भी था, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ये डेसिमल से पहले वाली वैल्यू इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। और जो ये डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होती है क्या बताती है, हमें ये बताती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या बताती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हमें ये देखना है कि किसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का बोर मैग्नेटॉन आपका या मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना आने वाला है, 2.84 आने वाला है। तो आप देखो, ये यहाँ पे ऑप्शन डी में देखो दिख रहा है आपको निकल 2+, निकल 2+ क्या होता है, 3d8 4s0 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए होंगे निकल में, तो क्या होता है 3d8 4s2, निकल 2+ आयन बना होगा तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए होंगे। अब जो आप इसकी फिलिंग करोगे, जो आप इसकी फिलिंग करोगे ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कितने आने वाले हैं इसमें, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है ना। तो यही दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये क्या शो कर देगा जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 2.84। तो कहने का मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट सिर्फ ये देखेंगे
कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आती है डेसिमल से पहले। तो अब जैसे इसमें बोर मैग्नेट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे दी कि हमसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा आयन है जो ये वैल्यू शो कर सकता है। तो कौन कर सकता है? जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए हमने ये इस तरह से डायरेक्ट देख लेना। बाकी आप इनके लिए देखोगे तो इसमें क्या होगा, ये D1 होगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी नहीं शो कर सकता। क्रोमियम 2+ के केस में आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 ग्रुप का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से निकल गए तो क्या हो जाएगा, D4 बच जाएंगे इसमें। ऐसे ही ये क्या है, ग्रुप 9 का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, D7 बच जाएंगे है ना। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो अराउंड 4 आ जाएंगे, इसमें भी 4 आ चुके हैं। तो केवल यही है हमारा जिसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब में क्या है, या तो ज़्यादा है या फिर 2 से कम है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन हमारा जो है डी है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका जो नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Fe2+ आयन में, वो क्या है, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको पता है अगर कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो Fe2+ कितना हो जाएगा, 3d6 4s2, ये तो किसकी होती है, आयरन, ये आयरन की होती है ना। अब आप Fe2+ अगर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 3d6 4s0 है ना, ये वाला केस बन जाएगा। अब जब ये केस बन गया आपका, तो हमें यही देखना है कि किस में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना। यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर आप देखो p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl, p इलेक्ट्रॉन्स इन Cl अगर आप देखोगे तो p इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा इसके लिए, 3s2 3p5, ये होती है इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, अगर हम केवल बाहर का भी देख रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इक्वल नहीं है क्योंकि d में तो कितने 6। अब d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe दिया था Fe2+ आयन का, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जब Fe2+ आयन बना तो 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले थे वो s के निकले थे है ना। तो d में तब भी 6 थे और अभी भी नॉर्मल, अगर कोई आयनिक फॉर्म में नहीं है तब भी इसमें 6 ही रहेंगे। अब है p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, अब p इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर भी दे रखा है 10, तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 2s2 2p6। तो इसके p में भी कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या इक्वल है ना, क्योंकि उसने पूछा जितने d में इलेक्ट्रॉन्स है Fe2+ आयन के किस में नहीं है, कहने का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है। वैसे तो हम आंसर देख चुके हैं कि p में नहीं है, पर मैं आपको बाकी सारे चेक करा रहा हूँ। s इलेक्ट्रॉन में मैग्नीशियम, s इलेक्ट्रॉन में आप मैग्नीशियम लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए 10, और फिर उसके बाद 3s2 है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर भी जो s में इलेक्ट्रॉन्स आ गए वो कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए है ना। तो सभी में 6 इलेक्ट्रॉन है, केवल जो हमारे p इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में ये इक्वल नहीं है ना। अगर आप टोटल भी देखोगे तो वो भी ज़्यादा है, और अगर आउटर के देखोगे वो भी केवल 5 ही है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था, नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द लिस्टेड ऑर्बिटल इन द एटम्स ऑफ टाइटेनियम। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है कि 3s 4s 3p 3d 4s 3s 3p 3d 3s 3p 3d 4s 3s 3p 4s 3d, कुछ इस तरह से दिया गया आपको है ना। तो आपको ये बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कहाँ पर ये सही है, करेक्ट ऑर्डर बताना है ऑर्बिटल्स का। तो इसको हमें जो देखना होता है वो एक रूल होता है हमारा बोरबरी रूल या n+l रूल से हम चेक करते हैं ऑर्बिटल्स की एनर्जी है ना। तो जिसकी n+l की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है
ग्रेटर होती है उसकी एनर्जी भी क्या होती है, ग्रेटर हो जाती है। उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो 3s, 3s के कंपैरिजन में 4s की ज़्यादा होगी, ये तो ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी 3p और 4s की, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 + 0 4, और इसकी क्या हो जाएगी 3 + 1 4। ठीक है, ये तो सही है कि इसकी भी 4 है। पर क्या होता है जब दोनों की n+l की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए, अगर दो हमारे ऑर्बिटल जिनके लिए n+l की वैल्यू क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम क्या देखते हैं कि किसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ग्रेटर है, किसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ग्रेटर है। तो इसमें किसमें इसकी ग्रेटर हो गई वैल्यू, इसकी ग्रेटर हो गई, तो इसको बाद में आना चाहिए था और 3p को पहले आना चाहिए था। तो ये ऑर्डर सही नहीं हुआ हमारा। यहाँ पे 4s को ही सबसे पहले दिखा दिया गया कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया हुआ है ना, तो इनके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ये क्या है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 3s की एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो 3s, फिर उसके बाद 3p, फिर उसके बाद 3d, फिर 4s। तो ये तो ठीक है कि 3s से 3p की ज़्यादा है। अब फिर 3p से 3d की ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा होगी। 3d से 4s की ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर ही गड़बड़ हो रहा है। देखो क्या है, 3n+l रूल ही देखते हैं पहले तो अगर आप n+l रूल लिखोगे तो 3d के लिए क्या हो जाएगा, 3 + 2, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। और इसके लिए आप देखोगे कितना हो जाएगा n+l रूल के अकॉर्डिंग, 4 + 0, तो 4। ज़्यादा किसकी एनर्जी होगी, 3d की। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 तो इनकरेक्ट हो चुके हैं। बाकी हम इसे देख भी लेते हैं। देखो 3s, 3s से ज़्यादा होगी 3p की, 3p से ज़्यादा आपकी हो जाएगी 4s की, और 4s से ज़्यादा आपकी 3d की, है ना। तो यही हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा, है ना। पता तो होगा ही वैसे आपको, पर कैसे करते हैं हमने वो भी आपको यहाँ समझा दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 is given by which of the following ion। मैग्नेटिक मोमेंट 2.83 given by which of the following ion दे दिए गए आपको। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया उसी टाइप का क्वेश्चन है। हमें क्या देखना है यहाँ पर कि किसमें क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसी का बोर मैग्नेट्रॉन 2 पॉइंट कुछ करके आने वाला है ना। तो ये क्वेश्चन हमने देख ही लिया ऊपर, तो इसमें हम ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे। हमें पता है कि ये क्या है, निकल 2+ आयन है जिसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही हमारा 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रीजन ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज। ठीक है, पहला ऑप्शन है नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल, बी है इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, और डी है डिक्रीजिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये आपको पता ही है कि क्या होता है इनमें, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ऑर्बिटल का, इसलिए वहां पर क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज लगता है। देखो न्यूक्लियर चार्ज तो सब में इंक्रीज होता है, जब भी हम कहीं भी किसी भी सीरीज में जाते हैं, ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट किसी भी हम सीरीज में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज ही होता है, हर जगह इंक्रीज होता है। पर इतनी ज़्यादा क्या है, वहाँ पर शील्डिंग भी होती है, बाकी जगह क्या होती है, शील्डिंग भी होती है, तो इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलता न्यूक्लियर चार्ज का जो इंक्रीज हो रहा होता है वन एलिमेंट टू नेक्स्ट एलिमेंट। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं है, शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, तो जितना भी है न्यूक्लियर चार्ज होगा जेड इफेक्टिव वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना, पुअर शील्डिंग या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने की वजह से एफ ऑर्बिटल के। क्या है, क्योंकि ये डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं, कैसे होते हैं, डिफ्यूज्ड शेप के होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, है ना। बी मत सोच लेना, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, तो उसका हाँ उसका असर पड़ रहा है, पर जो मेन कारण है वो क्या, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट है एफ ऑर्बिटल की, इसकी वजह से क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइड आयन इज डायमैग्नेटिक। कौन सा आयन आपका डायमैग्नेटिक है ना। चार आयन दिए गए आपको, Sm2+, यूरोपियम 2+, यट्रिपियम 2+ और सीरियम 2+, चार ऑप्शन दिए गए आपको ये। ठीक है, इनमें से पूछा गया कि कौन सा क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, इसके लिए हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी। दो चीज़ें भी क्या, बस ये बात ध्यान में रखनी। देखो सबसे पहले तो पैरामैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए,
कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ये किसके लिए? पैरा होने के लिए। ठीक है। और वहीं पे अगर डायमैग्नेटिक होना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? जीरो। मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। अब ऐसा कब कब हो सकता है? ऐसा दो ही केस में हो सकता है। या तो कॉन्फ़िगरेशन जो भी है ना, जैसे ये ब्लॉक किया तो मैं इन्हीं के रेस्पेक्ट में बात कर लेता हूँ। या तो क्या कंडीशन, एफ जीरो हो जाए, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो, जीरो वाला केस हो जाए, नो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एफ जीरो है, तब भी वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होगा, तो क्या पेयर और क्या अनपेयर, तो ये भी डायमैग्नेटिक हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक। या फिर कैसा केस हो कि जो हमारा ऑर्बिटल हो फुल्ली फिल्ड, क्या हो? फुल्ली फिल्ड, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे वहां पे? पेयर्ड हो जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? पेयर्ड। तो वो भी क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। तो दो केस होते हैं जहाँ पर हमें डायमैग्नेटिक देखने को मिलता है हमारे मटेरियल, कि या तो वो क्या हो, जीरो वाला केस हो, वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या फिर वो फुल्ली फिल्ड वाला केस हो जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए? पेयर्ड हो जाए, है ना। फ्री आयंस की बात हो रही है, कोई वो तो है नहीं कि लिगेंड फील्ड वगैरह लग रही है ना। तो अब यहाँ पर आप देखो आपको क्या दिया गया है, एटॉमिक नंबर दे दिए गए आपके एलिमेंट्स के, कि भाई सीरियम 58, सैमरियम 62, यूरोपियम 63, यटरबियम 70। तो अगर आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा तो एफ सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी? सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से, जो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71 तक। ठीक है, इस तरह से कुछ चलती है सीरीज। तो अब दो, ये क्या है हमारा? ये टर्बियम। ठीक है, इसका देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 70। कहने का मतलब जस्ट इससे पहले वाला एलिमेंट है ये, जस्ट इससे पहले वाला, ल्यूटीशियम से पहले वाला एलिमेंट है ये। ये टर्बियम हमारा जस्ट इससे पहले वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 70 है ना। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आप 4f सीरीज की, तो क्या होती है वो? n-2 f 0 to 14। ठीक है, और क्या होता है फिर? n-1 क्या होता है? d 0 to 1। और क्या होता है? nh2। या 4f सीरीज के लिए बात करें तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 4f 0 to 1 0 to 14। और इसी तरह से क्या हो जाएगा? 5d 0 to 1 6h2, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये टर्बियम है, ठीक है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? 4f14, 5d0 और 6h2, यही होती है ना। अब जब ये यटरबियम 2+ स्टेट में एग्जिस्ट करेगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। इसमें क्या आ जाएगा? 4f14, 5d0, 6h2, सॉरी 6h0, ये वाला केस आ जाएगा। तो जो 4f है उसमें 7 ऑर्बिटल होता है और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन फील्ड है। उसके सारे इलेक्ट्रॉन क्या किस स्टेट में होंगे? पेयर्ड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, पेयर्ड स्टेट में। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक। तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सब में देखोगे तो कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 63 दिया ही है वो तो। ठीक है, इसमें भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऐसे इसमें भी आप देख लो, है ना। तो आपको अगर थोड़ा सा सीरीज का मालूम होगा तो आप कर लोगे आराम से। और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते ही है, सीरियम में भी, है ना। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक 30 इज नॉट, बिकॉज। ठीक है, तो जब हम शुरू में पढ़ते हैं डी ब्लॉक तभी ये आ जाता है कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट किनको मानते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट उनको मानते हैं कि या तो उसके ग्राउंड स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट, या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या? मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होनी चाहिए? उसमें डी ऑर्बिटल जो हमारा है, डी ऑर्बिटल, उसमें क्या होनी चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो जिसमें भी ऐसा होगा
ठीक है, उसी को हम क्या मानेंगे, उसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट मानेंगे, उसी को हम क्या मानेंगे, उसी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अदरवाइज वो डी ब्लॉक एलिमेंट तो होगा, अगर मान लो फुलफिल्ड है और D10 स्टेट में है, तो वो क्या है, डी ब्लॉक का तो एलिमेंट मान लिया जाएगा पर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए आपका क्या होता है, जो जिंक है उसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, Zn+2 होती है, Zn2+, जिसमें उसमें क्या हो जाता है 3D10 4s0, 3D10 4s0। इसी वजह से क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट तो है पर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये क्या है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो अब इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। कि बोथ स्कैंडियम एंड जिंक डू नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कर both C3+, scandium 3+ and zinc 2+ ions are colorless and form white compounds, इससे भी कोई फर्क नहीं है हमारा। In case of scandium 3d orbitals are partially filled, ठीक है, but in zinc these are completely filled। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, which one of the following does not correctly represent the correct property indicated against it। ठीक है, तो इसमें पहला आपको दे रखा है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आप टाइटेनियम से वैनेडियम, वैनेडियम से क्रोमियम, क्रोमियम से मैग्नीज जाएंगे तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। तो बिल्कुल सही है। क्या होता है, जब हम 3D सीरीज में मूव करते हैं, 3D सीरीज में मूव करते हैं तो आपकी मिड ऑफ द सीरीज तक, मतलब स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फर्दर पेयर अप होने लग जाते हैं आयरन से लेके जिंक तक, तो ये दोबारा से ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। पर यहाँ तक मिड तक इंक्रीज होती है। तो ये तो सही हो गया कि टाइटेनियम से आपकी मैग्नीज तक ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। जैसे इसकी क्या, ये तो केवल +3 दिखाता है, और बाकी क्या है, वैनेडियम हो गया आपका, वो क्या +2 से +5 तक दिखा देता है। और जो ये हमारा मैग्नीज है, ये तो क्या है +2 से क्या है +7 तक शो करता है ना। बीच में और भी +3 भी होगी। अब वो बात अलग है कि +2 और प्लस मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है बात कि कौन ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, टाइटेनियम से वैनेडियम पे आप जाओगे आपको ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। ये क्या है, +2 से +5 तक शो कर देता है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 तक जाती है। क्रोमियम भी इसी तरह +2 से +6 तक शो कर देता है, और ये +2 से +7 तक शो कर देता है ना। तो ये तो सही हो गया। हमें क्या बताना है कि डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट। ठीक है, करेक्टली नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट का लेना देना तो किससे होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का लेना देना होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ेगा। अब टाइटेनियम 3+ में तो क्या है, D1 है, तो D1 का केस है। अब यहाँ पर आप जाओगे तो ये 5th ग्रुप का मेंबर है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो D2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ D1 था, D2, 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होगा। क्रोमियम 3+ क्या है, 6 ग्रुप का मेंबर है ना। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे भी तो ये क्या हो जाएगा, D3, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ ही रहे हैं। ऐसे मैग्नीज 3+, ये क्या है, ग्रुप 7 का मेंबर है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे कितने हो जाएंगे, D4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो बढ़ रहा है, तो ये भी करेक्ट है ना। हमें क्या चूज करना है, डज नॉट करेक्ट, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। ऑप्शन सी क्या है, टाइटेनियम से वैनेडियम से क्रोमियम से मैग्नीज इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट्स। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम इधर को मूव कर रहे हैं मैग्नीज तक, टाइटेनियम से मैग्नीज तक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, जो इंटर मेटेलिक बॉन्डिंग है वो भी इंक्रीज होती है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है ना। तो ये हम नहीं चूज कर सकते क्योंकि हमें तो क्या डज नॉट करेक्टली मैं चूज करना। अब क्या है, टाइटेनियम से वैनेडियम से मैग्नीज से क्रोमियम इंक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन। अब ये देखो, अगर इनकी अगर आप ऑक्सीडेश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होता है, टाइटेनियम का स्कैंडियम टाइटेनियम है ना, 3D2 4s2,
इसी तरह से वेनेडियम का क्या होता है 3d3 4s2। मैग्नीज के लिए क्रोमियम में लिख लेते हैं पहले। क्रोमियम का क्या होता है 3d5 4s1। और मैग्नीज का क्या होता है मैग्नीज का होता है आपका 3d5 4s2। इस तरह से हमारे एलिमेंट है। अब इनका पूछा गया कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन तो निकालने के बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो किस में डिफिकल्ट पड़ने वाला है ना, उसी से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो टाइटेनियम, अच्छा ये क्या है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब हम सीरीज में मूव करते हैं, मतलब स्कैंडियम से लेके आगे जब भी हम जिंक तक जाएंगे इधर की तरफ, तो क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है, तो उससे क्या होगा आयनेशन एंथैल्पी तो बढ़ेगी। तो इन नॉर्मल केस अगर हम देखें तो टाइटेनियम से ज़्यादा किसकी होगी वेनेडियम की, और वेनेडियम से ज़्यादा मैग्नीज की, और फिर क्या होगी क्रोमियम की, इस तरह से। तो अब इसमें देखा जाए तो ठीक है, हाँ तो अब इसमें देखो तो इसमें क्या हो रहा है, जब आप इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 3d5 4s0, है ना। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या है हाफ फिल्ड सेल में से निकलने वाला है, हाफ फिल्ड सेल में से, तो वो निकालना क्या हो जाएगा काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन है ये। फिर इसी तरह से आप मैग्नीज के केस में देखोगे तो स्टार्टिंग के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें से जो करेक्टली नॉट मैच्ड है वो हमारा क्या है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ये भी सही है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी सही है। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट्स, इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट्स हमारा किस पे बेस्ड होता है अच्छा इसमें ये एक चीज़ रह गई ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में एक चीज़ रह गई कि इसमें एक चीज़ आती है और सी एफ एस सी की वैल्यू, इसकी सी एफ एस सी की वैल्यू का कंसिडरेशन भी देखते हो, तो ये उस पर बेस्ड है कि इसमें सी एफ एस सी की वैल्यू क्या आएगी बहुत ही हाई आ जाएगी, उसका रोल प्ले हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना, ये आपका मैच नहीं कर रहा कि इसको यहाँ होना चाहिए, इसको यहाँ। जैसे अगर आप सी एफ एस सी की वैल्यू देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा सी एफ एस सी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर लिस्टेड बिलो, फॉर विच वन ऑफ देम द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यू हैज अ पॉजिटिव साइन, कि किसके लिए ये वाली जो वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि कौन M2 प्लस से M में चेंज होना ज़्यादा पसंद करेगा, है ना, कौन अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं करेगा। तो अगर आप देखोगे इनके सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो जैसे कोबाल्ट के लिए क्या होता है, कोबाल्ट के लिए होता है हमारा 3d7 4s2। निकल के लिए हमारा क्या होता है 3d8 4s2। कॉपर के लिए हमारा क्या होता है 3d10 4s1। और आयरन के लिए हमारा क्या होता है 3d6 4s2, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करने हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा गया है, आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है इनको, कि इनके सभी के 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे। 2-2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल जाएंगे। तो अब कौन ऐसा पसंद नहीं कर रहा है कि वो क्या +2 स्टेट में रहे, वो क्या करना चाह रहा है न्यूट्रल में आ जाना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके न्यूट्रल स्टेट में आ जाना चाह रहा है। तो क्या होगा जो हमारे कॉपर है, कॉपर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कॉपर में क्या होता है 3d9 स्टेट आ जाएगी, है ना। अगर जब ये +2 आयन बनाएगा तो 3d9 आ जाएगा। अब 3d9 में क्या होता है कि एक इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन या जॉन टेलर इफेक्ट लगता है। तो जब इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हो तो आप क्या पाते हो
कि ये यहाँ जो Eg ऑर्बिटल है, Eg ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, भले ही क्या है एसिमेट्रिकली फील्ड है। ये कैसा फील्ड है, एसिमेट्रिकली फील्ड है, एसिमेट्रिकली फील्ड है ये। और इसी की वजह से क्या हो जाता है, ये अपना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा से क्या है 3d10 स्टेट में कन्वर्ट होना चाहता है। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन आराम से गेन करके क्या 3d स्टेट में कन्वर्ट होना चाहता है। हाँ, तो ये मतलब आसानी से चेंज हो सकता है, किससे, कॉपर 2+ से, या तो ये कॉपर 1+ में जाए, ठीक है ना, तब भी इसका काम चल जाएगा क्योंकि 3d10 हो जाएगा। और नहीं तो ये दोबारा से क्या दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेगा, कॉपर 0 बना लेगा और 3d10 4s 0 में आ जाएगा। कॉपर 1+ से भी इसका काम चल जाता। पर यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि M2+ से M में कौन चेंज होगा, किसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कौन फटाक से चेंज हो जाएगा, तो वो कौन होगा, कॉपर होगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी को ऐसा कोई फायदा नहीं है। बाकी तो क्या मेटल है, अब मेटल तो क्या होता है, मेटल तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज ही करना पसंद करता है। वो तो उल्टा प्रोसेस करना पसंद करेगा कि M है, M से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और किस में चेंज हो जाएगा, M2+ में। मतलब उसके लिए जो E0 की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, निगेटिव आने वाली है। बाकी मेटल्स के लिए E0 की वैल्यू क्या आने वाली है, निगेटिव। कॉपर के लिए पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्योंकि उसको क्या है, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो उसकी एसिमेट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जा रही है D9, है ना, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है और उसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स इज एस्क्राइब्ड मेनली टू। कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, है ना। अगर आपने एडिऑप्शन वाला चैप्टर पढ़ा है सरफेस केमिस्ट्री तो वहां पर भी ये बताया हुआ है। ठीक है, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, आपकी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट, द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी देयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर। ठीक है, किस ऑर्डर में इनको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास क्या 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट दिए हुए हैं, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन एंड कोबाल्ट। इनकी स्टेबिलिटी है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, उनका ऑर्डर क्या होगा। जब इनको +2 में लिख दिया जाएगा तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन +2 बनाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो अगर आपको पता हो तो मैग्नीज जब +2 बनाता है, मैग्नीज जब +2 बनाता है तो उसकी क्या हो जाता है, 3d5 4s0, मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। बाकी आयरन के केस में क्या होगा, D6 होगा, और क्रोमियम के केस में क्या होगा, क्रोमियम 2+ है ना, ये सब 2+ है। क्रोमियम केस में क्या हो जाएगा, 3d4। कोबाल्ट के केस में क्या हो जाएगा, 3d7। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है, सबसे ज़्यादा फायदा इसी को है, ये हाफ फील्ड है तो इसी की क्या होगी, सबसे स्टेबल होगी +2 स्टेट। तो ये इस पे एक ही ऑप्शन में आपका है जो मैग्नीज सबसे पहले दिया हुआ है, यही सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना। और बाकी एक बात और ध्यान कि जैसे जैसे हम राइट में जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि +2 स्टेबल होती जाती है। तो ये भी सही है कि आयरन और फिर उसमें +2 क्रोमियम ज़्यादा स्टेबल हो गई, कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पास में है D5 की, और फिर कोबाल्ट इससे ज़्यादा हो रहा है ना, फिर लेस स्टेबल दिखा हुआ है। ठीक है ना, हाँ तो ये ऑप्शन करेक्ट है ये, है ना। कोबाल्ट के आगे के जो है निकल, ये वाला केस जो चलेगा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, किस में चलेगा, निकल, कॉपर और जिंक। इनके केस में भी क्या होता है, जो +2 स्टेट होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी ठीक है, हाँ कोबाल्ट हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट भी सही रहेगा इनका। ठीक है ना, कुल मिला के हम तो मैग्नीज से अपना क्वेश्चन कर लेंगे कि हम Mn2+ में क्या होता है, 3d5 हो जाता है और ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन, कि कौन सा आयन कलर शो करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। तो भाई ये मैंने बताया हुआ था पहले भी, कलर शो करने के लिए क्या जरूरी है, कलर अगर कोई कंपाउंड शो करना चाह रहा है तो उसमें क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए उसमें, अनपेयर्ड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो हमें यही देख लेना है। अब लेंथेनम 3+ है ना, ये क्या है आपका एक तरह से लेंथेनॉइड्स या 5D सीरीज के केस बोल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 5D सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। 5D सीरीज का इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है लेंथेनॉइड 5D1 6s2 यही होती है। 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हो जाएगा, जीरो वाला केस है, तो ये तो कलर हो ही नहीं सकता जब कोई इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, है ना। और हमें क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऐसे ही अगर आप क्या देखोगे टाइटेनियम 3+, तो स्कैंडियम फिर टाइटेनियम ग्रुप सेकंड ग्रुप फोर्थ का मेंबर हो गया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से हमने 3 निकाल लिए, ये 3D1 हो गया, 3D1 4s0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। बाकी ल्यूटीशियम में भी क्या है, ये लास्ट मेंबर है 4f सीरीज का, यहाँ पर भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4f14 5d1 6s2, 3 इलेक्ट्रॉन आप निकालोगे भी तो जो क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। और स्कैंडियम 3+ के केस में क्या हो रहा है, स्कैंडियम 3+ तो आप जानते हो पहला एलिमेंट है 3D सीरीज का, फिर क्या होती है 3d1 4s2, जब 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दोगे ये भी क्या हो जाएगा d0 वाला केस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है वो तो क्या हो जाएंगे, कलरलेस हो जाएंगे, है ना। अब वो किस वजह से हो सकता है, दो वजह से हो सकता है, या तो d0 वाला केस हो रहा होगा, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, या फिर उसमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, ठीक है। हमें ये देखना था कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमें किस में मिल गया था, टाइटेनियम 3+, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6, ऑर्गन 3d6, ऑर्गन कितना होता है 18, और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दो, मतलब 24 इलेक्ट्रॉन वाला केस हमें देखना है। तो आप निकल निकल का कितना होता है एटॉमिक नंबर 28, 28 में से 3 जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 25। मैग्नीज का कितना होता है 25, 25 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 22। ऐसे ही आयरन कितना होता है 26, 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। और कोबाल्ट क्या होता है 27, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट 24 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन शो कर देगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम साइज, कौन सा पेयर यहाँ पर सेम साइज शो करेगा, Fe2+, Ni2+, Zr4+, Titanium 4+, Zr4+, HF4+, Zn2+, HF4+। तो आप सभी को पता होगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो हमारी जो सीरीज है ना, कौन सी 4D और उसके जस्ट नीचे 5D, इनके जो एलिमेंट्स हैं, है ना, सेकेंड एलिमेंट्स जहाँ से स्टार्ट होते हैं इनके 4D का सेकेंड एलिमेंट और 5D का सेकेंड एलिमेंट, इनके और आगे भी ऑनवर्ड्स भी इनके साइज क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं ऑलमोस्ट, या सेम भी बोल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही क्लोज हो जाता है इनका साइज। क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको पता ही है कि जब आप 5D सीरीज में जाते हो तो 5D सीरीज में क्या होता है, आपको लेंथेनम मिलता है, लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 57, है ना, देख लेना आप इसको 57, है ना। फिर इसके जस्ट बाद का जो एलिमेंट है ना, वहाँ पे कि एफ में जाने लग जाते हैं, तो आपको पता भी होगा कि जो सीरियम है एटॉमिक नंबर 58, और आगे के 14 एलिमेंट कहाँ तक, ल्यूटीशियम 71, है ना, ल्यूटीशियम 71 तक, ये सारे इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, एफ में जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, वहाँ पुअर शिल्डिंग होती है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इस वजह से जो हमारा ये वाला एलिमेंट है हाफ न्यू, ठीक है, इसकी साइज क्या हो जाती है, वैसे तो डाउन द ग्रुप बढ़नी चाहिए पर उतनी बढ़ती नहीं है ना, तो जस्ट इससे जो अबव एलिमेंट होता है 4D सीरीज का उससे मैच कर जाती है, ठीक है। तो वो किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 +4 मैच करेगी। तो बस हमें तो इतना ही ध्यान रख लेना है कि जो 4D सीरीज है और 5D सीरीज है, इनके जो भी सेकेंड एलिमेंट्स और ऑनवर्ड्स होते हैं उनकी साइज आपस में क्या होती है, सेम या सिमिलर होती है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जिरकोनियम जो कि आपका क्या है 4D सीरीज का मेंबर है, और इसी तरह हाफनियम है ना, ये वाला ग्रुप नहीं, इसमें तो टाइटेनियम है, ठीक है।
तो ये भी मैच नहीं करेगा। इसमें जिंक और हाफनियम का दिया है तो ये भी मैच नहीं करेगा। ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में क्या है, 4D सीरीज का मेंबर है ये, और हाफनियम हमारा सेकंड मेंबर है किसका, 5D सीरीज का। तो इनकी साइज क्या हो जाएगी, आपस में सेम हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन अमंग द लेंथेनॉइड्स। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा, तो इसको पता होगा आपको कि क्या होती है, +3 स्टेट आपकी सबसे कॉमन होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चल लेते हैं। विच वन ऑफ द एलिमेंट्स विथ फॉलोइंग आउटर कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिबिट लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये सब 3D सीरीज के एलिमेंट दिए हुए हैं ना, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। तो क्या होता है, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, है ना, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, है ना, उसके बाद फिर आयरन से पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ तक 3D5 4s2 तक क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इनकी एनर्जी भी ऑलमोस्ट काफी क्लोज ही रहती है। कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अभी इतना स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, डी में अनपेयर्ड है। लेकिन D6 से क्या पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ा बढ़ जाती है ना, तो इनके बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाता है। तो ये केवल बाहर वाले ऑर्बिटल ही ज़्यादातर फिर पार्टिसिपेट करने लगते हैं ना, अंदर वाले ऑर्बिटल फिर धीरे धीरे पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इसलिए तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये है हमारा क्या, निकल, कॉपर, जिंक, ये क्या है, केवल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं, केवल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +2 की, है ना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, क्योंकि वहाँ डी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं बॉन्डिंग में। ठीक है, तो हमारा जो ये है ऑप्शन बी 3D5 4s2, यही क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना। मैग्नीज +2 +3 +4 भी कर सकता है एक बार के लिए, +5 +6 +7, सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर देता है, +2 से लेके +7 तक की। वो बात अलग है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी लेस, उसकी बात नहीं हो रही है। सिर्फ ये हो रहा है कि मैक्सिमम या लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है। आउट ऑफ TiF6 2 नेगेटिव, CuF6 3 नेगेटिव, Cu2Cl2 एंड NiCl4 2 नेगेटिव, द कलरलेस स्पीसीज इज कलरलेस। तो मैंने बता दिया कलरलेस स्पीसीज होने के लिए क्या होगा, कलरलेस स्पीसीज के लिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स क्या ना हो, अनपेयर्ड ना हो। ठीक है ना, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका अनपेयर्ड नहीं होगा तो स्पीसीज क्या हो जाएगी, कलरलेस। अब यहाँ पर दिखा देखोगे आप तो कॉपर 1+ स्टेट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, D10, D10 हो जाएगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन, है ना। 4s1 का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये क्या, निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और वीक फील्ड लिगेंड है क्लोरीन हमारा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, क्योंकि D8 स्टेट है, और क्या वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो होगी नहीं, तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कलरफुल हो जाएगा, जो भी कलर शो करेगा। ये जरूर कलरलेस हो गया, पर ये कलरफुल है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे इसमें बी में देखो आप, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, टाइटेनियम की कितनी आ जाएगी, +4, और इसकी +1। हाँ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये टाइटेनियम 4+ का क्या मतलब, D0, और Cu+1 का क्या है, इसका मतलब हमारा D10। तो इस दोनों में क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, तो यही हमारा कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब में आप देखोगे तो क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कलरफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैग्नीज। हमें क्या बताना है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ना, कि सबसे कम किस में होगी। तो जैसे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो बढ़ती है, क्योंकि क्या होता है, जेड इफेक्टिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, तो हमें यही देखना है इसमें। अब क्या है, देखो जो ये क्रोमियम है और ये मैग्नीज है,
इनका हमें एक बार चेक कर लेना है। देखो क्रोमियम के केस में क्या होता है, क्रोमियम क्या होता है 3d5 4s1, ठीक है ना, और मैग्नीज का क्या होता है 3d5 4s2। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे। अब इसमें क्या होगा, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसकी स्टेज क्या बचेगी 3d5 बचेगी, है ना। क्रोमियम के केस में क्या बचेगा, अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलना होगा वो हाफ फिल्ड डी सब सेल में से निकल रहा होगा, तो इसलिए क्या होगा बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी थोड़ा हाई हो जाएगी मैग्नीज से भी ज़्यादा, ठीक है ना। वैसे तो क्या है मैग्नीज की हाई होनी चाहिए थी क्योंकि इसके राइट साइड में था, क्रोमियम के बाद आ रहा था, लेकिन इसकी हाफ फिल्ड होने की वजह से क्रोमियम की थोड़ा मैग्नीज से ज़्यादा हो जाती है। तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्रोमियम मैग्नीज और उसका बाद वैनेडियम टाइटेनियम के सबसे कम होगी, क्योंकि क्या है टाइटेनियम सबसे लेफ्ट साइड में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। और क्वेश्चन 22 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, कि कौन इनमें सबसे ज़्यादा एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होगा, V3+, टाइटेनियम 3+, Mn3+ और क्रोमियम 3+। तो ये क्या है वेनेडियम 3+ का है, 2 हो जाएगा सर, 2 है ना, ग्रुप 5 का मेंबर है D2 या D1, ये क्या हो जाएगा 7 ग्रुप में D4 और ये क्या हो जाएगा D3, ठीक है। तो हमें ये बताने के लिए कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इक्वस सॉल्यूशन में, इसके लिए हम CFSC की वैल्यू देखते हैं। क्या देखते हैं CFSC की वैल्यू, जिसकी CFSC की वैल्यू क्या आएगी सबसे ग्रेटर आएगी, जिसकी CFSC की वैल्यू क्या आएगी सबसे ग्रेटर आएगी, वही क्या बनाएगा सबसे स्टेबल एक्वस आयन बनाएगा, ठीक है। किसके केस में डी ब्लॉक वाले केस में, ठीक है। तो अगर आप इनके लिए CFSC की वैल्यू निकालने जाओगे तो क्या होगा, सब T2G में ही होंगे, इनके इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे, है ना। इसे मैं अगर कर भी दूँ वैनेडियम के केस में तो क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे T2G में होंगे और इसके लिए क्या हो जाएगा -0.4 × 2 कितना हो जाएगा -0.8। इसके लिए आप करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसके लिए कितनी आ जाएगी -0.4, इसके लिए कितने आ गए -0.4, इसके लिए कितने आ गए -0.8, ऐसे ही। अब इसके लिए करो पहले आप, 3 है ये, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3 का इंटू करोगे तो -1.2 है ना। और इस तरह से CFSC की वैल्यू आ रही है। और इसमें अब मैग्नीज वाले जिसमें D4 का केस है तो 1 2 3 4, तो अब इसमें क्या होगा कि -0.4 × 3 और +0.6, तो कितना हो जाएगा -1.2 +0.6, तो कितना हो जाएगा -0.6। तो सबसे हाई वैल्यू किसकी मिल रही है, सबसे हाई वैल्यू हमें मिल रही है इस केस में, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा सबसे स्टेबल एक्वस आयन फॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमें क्या है, हमें पता है कि अगर कलर्ड आयन बनाने हैं या कलर्ड सॉल्यूशन बनाना है तो क्या होना जरूरी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, ठीक है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या पेयर में दिया गया, तो किस में दोनों पेयर में होगा। आप देखो स्कैंडियम 3+, ये तो D0, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी स्कैंडियम 3+ D0, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब क्या है निकेल 2+ कॉपर 1+, अब कॉपर 1+ क्या होता है D10, तो इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब इसमें देखो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और टाइटेनियम 3+ में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पेयर हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, द एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी कलरलेस। कलरलेस कौन होगा, अब कलरलेस जब कलर होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कलरलेस के लिए क्या चाहिए कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यही तो देखना है। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। वो कब हो सकता है कि जब आपका D0 हो जाए या तो D10 हो जाए, ठीक है। स्कैंडियम 3+ तो क्या है D0 का केस है, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा कलरलेस है ना। तो पहला ऑप्शन ही मिल गया, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकियों में क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होंगे कलरफुल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, 4 successive member of the first row transition elements are listed below with their atomic number. Which one of them is expected to have the highest third ionization
इंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी किसकी आई होगी। तो ये तो प्रिंसिपल रहेगा ही कि लेफ्ट टू राइट क्या होती है, आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है। अब हमें ये देख लेना है कि कोई स्पेशल केस है। तो आप देखोगे अगर मैग्नीज का, तो मैग्नीज आपको पता है क्या होती है, 3d5 4s2। अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे तब भी थोड़ा इजली, लेकिन जैसे आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो वो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, हाफ फील्ड में है ना। एक तो ये काफी राइट में है, मिड में है मैग्नीज आपका, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, तब आ रहा है मैग्नीज आपका, है ना। काम का राइट में है ये। और उसके बाद जब इसमें से जो थर्ड इलेक्ट्रॉन निकलना है तो वो किस में से निकलना है, हाफ फील्ड डी में से निकलना है, हाफ फील्ड डी में से, फील्ड डी में से निकलना है। तो वो क्या स्टेबल है, काफी ज्यादा स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, काफी डिफिकल्ट होगा। तो इसी की क्या हो जाएगी, हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी आ जाएगी, है ना। बाकी आयरन, आयरन की क्यों लो हो गई, आयरन इसके तो राइट में था, आयरन क्या होता है इसके राइट में होता है। तो आयरन के केस में आप जब देखोगे कि जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, D5 से हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, तो ये आसानी से निकाल देता है अपने इलेक्ट्रॉन, है ना। ये तो इस वजह से इसकी लोअर हो जाएगी, और ये क्या है लेफ्ट में है तो इनका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा नहीं है, तो इनकी भी इसलिए कम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन where all the metal ions have D2 electronic configuration is। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी दे दी गए, हमें ये बोला जा रहा है कि जहां पर सभी मेटल की क्या D2 कॉन्फ़िगरेशन, ये देखना है, क्या देखना है कि ऐसे एक और सीरीज चुननी है ट्रांजिशन मेटल की जिसमें क्या सभी पे क्या है D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो टाइटेनियम 3+ तो क्या हो जाता है D1 हो जाता है, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो टाइटेनियम 1+, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम है ना, ग्रुप 4 का मेंबर है ना, एक निकालोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिख देता हूँ पूरी फिलहाल। तो ये 3d2 4s2 हो जाएगा, फोर्थ ग्रुप का मेंबर है ना, 4 इलेक्ट्रॉन थे इसमें। अब इसमें से अगर एक ही इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो इसमें से जाएगा, तो ये क्या रहेगा 3d2 4s1, इस तरह से हो जाएगा। तो अभी भी इसमें D2 हो गया, इसमें D2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वेनेडियम 4+ का देखो, वेनेडियम 4+, इसका क्या होता है 3d3 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 इसमें से निकलेंगे और 2 इसमें से निकल जाएंगे, टोटल 5 थे, 4 निकाल दिए तो क्या हो जाएगा D1 हो जाएगा। ये जैसे D1 है वैसे ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो चाहिए सभी जो D2 में हो, ये ऑप्शन भी नहीं मैच कर रहा। टाइटेनियम 4+ तो क्या हो गया D0 का केस हो गया, D0 का केस हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यही अपने आप करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देखना भी चाहो तो ठीक है कि स्कैंडियम फिर टाइटेनियम ग्रुप 4 का मेंबर, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये D2। ऐसे वेनेडियम 3+ ग्रुप का मेंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, D2 बचा होगा। यहाँ पे भी क्रोमियम क्या है ग्रुप 6 का मेंबर है, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, D2 बचा होगा। ठीक है, ग्रुप 7 का मेंबर है, 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, D2 बचा होगा, है ना। बाकी आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख के सबके चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ट्रांजिशन मेटल मोनोऑक्साइड फॉलोज द ऑर्डर, किसकी बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा और फिर धीरे धीरे कैसे कम होता जाएगा। तो अब इसमें क्या, अगर आपको ये पता हो कि जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, मेटल्स वो तो क्या बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड। और जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। इतना भी आपको पता है तो इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर आएगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आएगा। इसका मतलब क्या है, जो ऑक्साइड्स होंगी मेटल्स की उनका बेसिक कैरेक्टर कम होता जाएगा, कहीं ना कहीं उनमें हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर आने लग जाएगा, है ना। क्योंकि क्या है नॉन मेटेलिक तो एसिडिक ऑक्साइड बनाती है
और जब आपका मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। नॉन मेटल तो क्या एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, हाँ तो मेटल है तो एसिडिक ऑक्साइड तो नहीं बनाएगा, पर कहीं ना कहीं उसके ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर तो कम हो जाएगा, है ना। तो बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा कि टाइटेनियम, टाइटेनियम के राइट में क्या है, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर आयरन। तो अब क्या होगा कि सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड तो क्या होगी, टाइटेनियम की होगी, और सबसे लीस्ट बेसिक ऑक्साइड किसकी हो जाएगी, आयरन की हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये सबसे राइट में, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद योर कैटालिटिक एक्टिविटी। तो पहला ही ऑप्शन इसमें आपका सही है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसी से क्या लेना देना है, कैटालिटिक एक्टिविटी का लेना देना है ट्रांजिशन मेटल्स के, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से ही क्या कर पाते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर पाते हैं, है ना, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस शो करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि मैग्नीज हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाई। दोबारा से वही पूछ लिया गया, तो देखो मैग्नीज हमारा जो क्या करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है यहीं पे क्वेश्चन हमारे खत्म हो जा रहे हैं। तो हमने क्या पूरे 2000 तक के, 2020 से 2000 तक जो आए हुए क्वेश्चन हैं, है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है ना, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था उससे। अब आगे के जो दो टॉपिक और रह गए हैं उनके भी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, सेकंड लेक्चर, उसमें दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत आसानी से स्कोरिंग टॉपिक है, आप आराम से कंसेप्ट लगा के इसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा डी ब्लॉक याद रख लेना है, 3D 4D, 3D सीरीज तो कंपलसरी है याद होना, ठीक है, और एफ ब्लॉक की सीरीज भी आपको याद कर लेनी है, स्पेशली 4F सीरीज तो एटलीस्ट याद कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है ये लेक्चर हमारा खत्म। और आप इस तरह से हमारे लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इसको क्या है, यूट्यूब चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब करो, और जल्दी हमारी जो ऐप है वो भी प्ले स्टोर पे आ चुकी है वैसे तो, और उसमें भी कोर्सेज अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी हमारे कोर्सेज देख सकते हो। जून तक आपको क्या पूरा फ्री मटेरियल मिलने वाला है, अगर आपको पसंद आता है तो आप बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे वहाँ ज्वाइन भी कर सकते हो, जहाँ पर आपको पूरा 11th 12th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा एक ही साथ, और साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा वहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया, मेनली कंपटीशन को ध्यान में रखते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे IIT जेई हो, है ना। तो इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को क्या सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो, है ना, और लाइक भी करें और अपना कमेंट भी करें, और मेरे बारे में आप यहाँ से मेरी क्वालिफिकेशंस वगैरह देख सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बहुत है, थैंक यू सो मच।